स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल हिस्ट्री कॉर्नर में। आज हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड जो पेपर है बीए पार्ट 1 के स्टूडेंट के लिए जो सेकंड पेपर है जिसका इम्तहान 10 अक्टूबर को होना है, उनके बच्चों के लिए आज ये 5वीं एपिसोड मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसमें बिहार यूनिवर्सिटी के द्वारा जो जारी किया गया मॉडल क्वेश्चन पेपर है, इसके प्रश्न संख्या 201 से लेके 250 तक के प्रश्नों का उत्तर आज की इस एपिसोड में दिया जाएगा। कल चूँकि इंटरनेट संबंधी कुछ प्रॉब्लम था, तमाम जो सोशल साइट्स वगैरह थे वो काम नहीं कर रहे थे, इस वजह से कल इसकी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई और इस वजह से अपलोड भी नहीं हो पाया। मैं जानता हूं कि आप सभी छात्रों का समय बहुत महत्वपूर्ण है, एक एक क्षण बहुत कीमती है, तो बिना कोई एक भी क्षण गंवाए हुए हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और इस 5वें एपिसोड में जो अगला प्रश्न संख्या 201 से लेकर 250 तक के प्रश्नों का उत्तर इसमें मैं देने जा रहा हूं। इसके साथ ही मैं आप लोग से एक बार फिर से अपील कर रहा हूं कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि और अपने फ्रेंड्स के बीच इसको शेयर करें। जितनी मर्तबा ज़्यादा से ज़्यादा संभव हो आप इसको देखें, इस पर आप अपना कमेंट लिखें। तो मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा जितने मैक्सिमम लोगों के बीच ये स्प्रेड होगा, मैक्सिमम लोग इससे बेनिफिटेड होंगे और हमारे छात्रों को इसका अधिकतम लाभ मिलेगा। और आपके सब्सक्रिप्शन से लेने से मुझे मतलब मैं जो मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, इसका जो सकारात्मक परिणाम है वो हमारे ऊपर भी दिखेगा और मेरा उत्साह ऐसा ही बना रहेगा। चलिए आइए चलते हैं प्रश्नों की ओर। तो आपके स्क्रीन पे जो पहला प्रश्न आज के एपिसोड के लिए हो आ चुका है यह है कि वालपोल ने डैश में इस्तीफ़ा दिया। पहला ऑप्शन है 1725, दूसरा है 1737, तीसरा है 1742 और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी 1742। एक्चुअली रॉबर्ट वालपोल ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे। ये पहले प्राइम मिनिस्टर थे, ब्रिटेन ही नहीं बल्कि ये विश्व में पहले व्यक्ति थे जिसके लिए प्राइम मिनिस्टर शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ये बहुत ही चर्चित व्यक्ति थे और इन्होंने जो अपने व्हिग पार्टी से ये थे और इन्होंने तमाम प्रयत्नों के ज़रिए ब्रिटेन में एक राजनीतिक जो नैतिकता है, राजनीति में नैतिकता और जो वैल्यूज़ है, मोरल वैल्यूज़, इसको उन्होंने इस्टेब्लिश किया था, इसके लिए ये जाने जाते हैं। तो ये 1742 में इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था और इनके इस्तीफ़े का कारण ये था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के कॉमन सभा में बहुमत इनके समर्थन में नहीं था, इनके पक्ष में बहुमत नहीं था, इसी वजह से इन्होंने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया था। अगला प्रश्न है पीट द एल्डर का जन्म किस वर्ष हुआ था। पीट द एल्डर दैट मीन्स बड़ा पीट, बड़ा पीट और छोटा पीट दो अलग अलग पीट हुए, दोनों प्राइम मिनिस्टर हुए, दोनों के बारे में हमें पढ़ना है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि पीट का जन्म किस वर्ष हुआ। पहला ऑप्शन है 1713, दूसरा है 1708, तीसरा है 1711, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी 1708। 1708 में पीट द एल्डर का जन्म वेस्टमिंस्टर शहर में हुआ था। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम कृषि क्रांति कहाँ हुई थी। इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, भारत। मैंने ऐसे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आपको बताया है कि इस तरह के ऑप्शन जब हों तो तुरंत आपको इसका उत्तर इंग्लैंड देना है। 80% मामलों में आपका यह उत्तर सही होगा। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए इंग्लैंड। अगला प्रश्न है कि 18वीं सदी के पूर्व इंग्लैंड का ग्रामीण क्षेत्र कैसा था। खुला मैदान, बंद स्थान, विभक्त, सामान्य भूमि। तो ये जो इलाका था वो खुला मैदान हुआ करता था, तो ये सही उत्तर है ऑप्शन ए खुला मैदान। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में कौन पट्टीदार खेती की विशेषता नहीं थी। गांव की ज़मीन को पट्टी में विभाजित होती थी, गांव के हर निवासी को खेती के लिए कई पट्टी दे दी जाती थी, गांव पट्टी में अच्छी और ख़राब ज़मीन का मिश्रण होता था और सामान्य ज़मीन को कई पट्टियों में विभाजित किया जाता था। तो इसमें इसका जो सही उत्तर है, प्रश्न को ध्यान से देखेंगे, ये पूछा जा रहा है कि खेती की विशेषता नहीं थी, ये कंफ्यूज नहीं होना है। तो नहीं जो विशेषता है वो ये है ऑप्शन बी कि गांव के हर निवासी को खेती के लिए कई पट्टी दी जाती थी। इसका उत्तर आप स्वविवेक से भी दे सकते हैं। वो इसलिए कि कभी भी जो ग्रामीण इलाका है उसमें ज़मींदार और कुलीन वर्ग का वर्चस्व रहा है, चाहे वो शहर कोई भी हो, कोई भी देश हो। इंग्लैंड भी इससे अछूता अलग नहीं था, इससे अलग नहीं था और गांव के हर निवासी को कभी भी सुविधा मिलना पॉसिबल नहीं है। तो ये ऑप्शन है कि गांव के हर निवासी को खेती के लिए कई पट्टे दे दी जाती थी, ये बिल्कुल ही उचित नहीं है और इसका यही इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि पट्टीदार खेती का व्यवहार कौन करते थे। इंग्लैंड के किसान, आदिवासी, नॉर्मेटिक पशुचारक, स्थानांतरणशील कृषक।
तो ये मैंने कहा आपको कि इस तरह के प्रश्न पूछे जाए तो इंग्लैंड आप इसका आंसर लगाएंगे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इंग्लैंड के किसान। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सामान्य भूमि की विशेषता नहीं है? सभी ग्रामवासी इसका सामान्य उपयोग करते थे। यह गरीबों की आय में मदद करता था। यहाँ गरीब तालाब से मछली मारते थे, जलावन और अनाज पाते थे। ग्रामवासी जमीन पर खेती करते थे और उत्पादन को आपस में बांटते थे। तो ये जो चौथा ऑप्शन है कि ग्रामवासी जमीन पर खेती करते थे और उत्पादन को आपस में बांटते थे, इस तरह का चलन इंग्लैंड में नहीं था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि 16वीं सदी में इनकी शुरुआत हुई। पहला ऑप्शन है जमीन पर कब्जा, दूसरा संसदीय अधिनियम, तीसरा अनाज की अधिक पैदावार की चाहत और चौथा ऑप्शन है पशु प्रजनन और ऊन उत्पादन में वृद्धि। तो पशु प्रजनन और ऊन उत्पादन की वृद्धि ये जो है 15वीं सदी की ही कहानी है। अधिक अनाज की पैदावार की चाहत इसी आसपास भी हुई थी, क्योंकि लोगों को इतने ज़्यादा भेड़ पाले जा रहे थे ऊन उत्पादन के लिए कि अनाज की कमी हो गई थी। और इसके लिए जो सबसे उपयुक्त जवाब है इसका ऑप्शन बी, संसदीय अधिनियम। चूँकि पार्लियामेंट धीरे धीरे अपने शैशवा काल से आगे की ओर बढ़ रहा था और संसद के द्वारा अधिनियम पारित होने का कॉन्सेप्ट इस समय आ चुका था। अगला प्रश्न है कि 16वीं सदी की भांति 18वीं सदी में किसका प्रभाव अधिक था? खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, व्यक्तिगत प्रयास, राजकीय समर्थन की कमी, भूस्वामियों के दबाव का परिणाम। तो इसका जो सही उत्तर है मुझे जो लगता है ऑप्शन डी, भूस्वामियों के दबाव का परिणाम। अगला प्रश्न है कि 1780 के बाद ब्रिटेन में अनाज के उत्पादन में वृद्धि का कारण था। तकनीक में तीव्र नवोन्मेष, जनसंख्या विस्तार, शहरीकरण, सरल नवोन्मेष एवं नई तकनीक पर खेती। तो इसका जो सही उत्तर है वो पहला है ऑप्शन है कि तकनीक में तीव्र नवोन्मेष। उस समय तकनीक का बहुत ज़बरदस्त उसमें इनोवेशन का कार्य चल रहा था, नई नई तकनीकें खोजी जा रही थी, जिससे कृषि कार्य को बहुत ही ज़्यादा प्रमोट करने में मदद मिली। और कृषि क्रांति जो इंग्लैंड में आया है उसमें इस तकनीक के विकास का बहुत बड़ा रोल रहा है। अगला प्रश्न है कि किन अनाजों की खेती से ज़मीन की उर्वरता बढ़े? गेहूँ और मकई, पशु चारा, शलजम और आलू, शलजम और तिपतिया घास। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, शलजम और आलू। शलजम की खेती को लेकर वहाँ पर बहुत, मैंने अभी आपको बताया पीछे के प्रश्न के उत्तर के दौरान कि कृषि क्रांति के दौरान तरह तरह के प्रयोग इंग्लैंड में हुए हैं। और वहाँ पर टाउनसेंड नामक एक व्यक्ति था जिसने खेती को लेकर उसमें ज़बरदस्त तरीके का उसने वैज्ञानिक प्रयोग किया और उसने शलजम की खेती को बताया कि भाई अगर दो फसलों के बीच में शलजम की खेती की जाए तो ज़मीन की उर्वरता बढ़ जाती है। यह इतना लोकप्रिय हुआ कि टाउनसेंड को टर्निप टाउनसेंड के नाम से भी पुकारा जाने लगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, शलजम और आलू। अगला प्रश्न है घेराबंदी के कारण गरीबों के परंपरागत अधिकार छिन गए, खेतीहर मजदूरों की मांग बढ़ी, गरीबों को लाभकारी रोजगार मिला, काम और आमदनी स्थिर हुई। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, गरीबों के परंपरागत अधिकार छिन गए। घेराबंदी एक्चुअली क्या था कि जब वहाँ पे 16वीं सदी में ब्रिटेन में ऊन की उत्पादन को लेकर बहुत ज़बरदस्त तरीके का एक क्रेज़ था और उसकी बहुत ज़्यादा व्यापारिक डिमांड था, उसकी बहुत सारे देशों में व्यापारिक मांग थी। उस मांग के लिए ऊन के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए बड़े बड़े ज़मींदारों ने क्या किया कि जो सार्वजनिक भूमि गांव में होती थी उसको कब्जा कर लिया, उनको एक बाड़े में घेर दिया। और उस घेरने के वजह ये था कि उनके जो भेड़ थे वो उसी इलाके में, उस पर्टिकुलर एरिया में जो घेराबंदी का जो इलाका था उसी में वो रहता था और उसके लिए पशु चारा उपलब्ध होता था। और उस समय एक ऐसा दौर था कि इंग्लैंड में जो वहाँ के इंसानों की आबादी से ज़्यादा भेड़ों की आबादी थी। तो उस समय चूँकि भेड़ जो थे वो ऊन के व्यापार के लिए महत्वपूर्ण, ऊन उत्पादन के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। तो उस परिस्थिति में लोगों ने, जो ज़मींदार वर्ग के लोग थे वो गरीबों से ज़्यादा भेड़ों को महत्वपूर्ण समझा और इसके लिए जो तमाम जो सार्वजनिक भूमि था उसकी घेराबंदी करने लगी। इससे जो गरीबों के परंपरागत अधिकार थे सार्वजनिक ज़मीन पे वो उनका छिन गया। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, गरीबों के परंपरागत अधिकार छिन गए। अगला प्रश्न है घेराबंदी से सबसे अधिक किसे लाभ मिला? धनी जमींदार, राज्य, व्यापारी और गरीब। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, धनी जमींदार। अगला प्रश्न है कुटाई की मशीन में किसानों ने क्यों अधिक खर्च किया? मजदूरों की कमी,
दूसरा ऑप्शन है मजदूरों की बदतमीजी, तीसरा है मजदूरों द्वारा अधिक मेहनताना की मांग, और चौथा ऑप्शन है मजदूरों पर निर्भरता को कम करना। मजदूरों की कमी का तो प्रश्न ही नहीं है, बिकॉज कि उस समय वहाँ पे बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर था, और जब बेरोजगारी चरम सीमा पर हो तो मजदूर बदतमीजी कर ही नहीं सकते, और जब बेरोजगारी ज़्यादा हो तो मजदूर ज़्यादा मेहनताना भी नहीं मांग सकते। सच तो ये था कि मजदूरों पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए किसानों ने जो है कुटाई की मशीन में ज़्यादा खर्च किया। अगला प्रश्न है कि हेनरी सप्तम के शासनकाल में इंग्लैंड डैश का हिस्सा था, एंगोविन साम्राज्य, इस्लामिक विश्व, ब्रिटिश साम्राज्य, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, ब्रिटिश साम्राज्य। अगला है इनमें कौन एंगोविन साम्राज्य का भाग नहीं था? ऑप्शन ए आयरलैंड, बी पश्चिमी फ्रांस, सी इटली का दक्षिणी भाग, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, इटली का दक्षिणी भाग। अगला प्रश्न है कि नॉर्मनों ने आयरलैंड पर कब आक्रमण किया? 1066, 1169, 1171, 1158। तो इसका भी सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1171 ईस्वी की ये घटना है। अगला प्रश्न है आपके समक्ष कि आयरलैंड का कौन सा हिस्सा 1500 ईस्वी तक इंग्लैंड के राजा के अधीन था? संपूर्ण आयरलैंड, आयरलैंड का कुछ भी नहीं, ऑप्शन सी है कि डबलिन के आसपास के इलाके और तटीय नगर, और ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। तो ये 1500 ईस्वी तक जो संपूर्ण आयरलैंड इंग्लैंड का हिस्सा हुआ करता था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है किस युद्ध में इंग्लैंड में राजा ने फ्रांस के बड़े हिस्से को जीता था? नॉर्मन आक्रमण, क्रूसेड, 100 वर्षीय युद्ध, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न के उत्तर को लेकर मैंने बहुत कोशिश की है, लेकिन इस तीनों में से कोई युद्ध इसका सही उत्तर नहीं है। तो मुझे लगता है इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि किसने कनाडा में नई ज़मीन की खोज की? क्रिस्टोफर कोलंबस, जॉन स्मिथ, जॉन कैबॉट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, जॉन कैबॉट। जॉन कैबॉट एक मतलब क्या कहेंगे उत्साही नाविक था, और वो नए नए जगहों के खोज करने के लिए उसने बहुत प्रयत्न किए थे, और उसको एलिजाबेथ के टाइम में बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया था। तो उसी दौरान जॉन कैबॉट ने कनाडा की खोज की थी। न्यू फाउंडलैंड जगह का नाम उसने वो उसको सर्च किया था। अगला प्रश्न है कि 1620 के दशक में अंग्रेजी बासिंदों ने कहाँ पौधारोपण प्रारंभ किया? वेस्ट इंडीज़, भारत, कनाडा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारत। एक्चुअली 1620 के दशक में ही भारत में कई व्यापारिक केंद्र अंग्रेजों ने स्थापित कर लिया था, जिसमें पहला 1613 ईस्वी में सूरत में पहली फैक्ट्री स्थापित किया गया था। इसमें यहाँ ध्यान रखना है कि फैक्ट्री का मतलब कोई उत्पादन संस्थान से नहीं था, जो आजकल हम लोग कारखाना कहते हैं। एक्चुअली फैक्ट्री का मतलब यहाँ वो व्यापारिक स्थल था, जहाँ पे वो इंग्लैंड से लाए हुए अपने व्यापारिक सामग्री को रखते थे। अगला प्रश्न है कि 1770 के दशक में किस देश के विरुद्ध ब्रिटेन ने कई लड़ाइयाँ लड़ी? कनाडा, फ्रांस, इनमें से कोई नहीं, और ऑप्शन डी है भारत। तो एक्चुअली उस समय जो 1770 के और उसके आसपास का दशक है, तो देखेंगे कि अंग्रेज भारत में कई मोर्चे पर लड़ रहे थे, मराठों से लड़ रहे थे, मैसूर में लड़ाई लड़ रहे थे, तो इस तरीके के। तो ये सही उत्तर इसका है ऑप्शन डी, भारत। अगला प्रश्न है कि किस उपनिवेश के नुकसान का अर्थ था? प्रथम ब्रिटिश साम्राज्य का अंत, वेस्ट इंडीज़, भारत के व्यापारिक केंद्र, अमेरिकन उपनिवेश, और चौथा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारत के व्यापारिक केंद्र। अगला प्रश्न है पुनर्जागरण काल का प्रसिद्ध राजनीतिक चिंतक कौन था? दांते, मैकियावेली, हॉब्स, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मैकियावेली। अगला प्रश्न है कि मैग्ना कार्टा के संबंध में कौन सी टिप्पणी सत्य है? इसमें राजा को कानून के अधीनस्थ किया, इसने सामंतों को कानून के अधीनस्थ किया, इसमें राजा को कानून से ऊपर का स्थान दिया, और इनमें सामंतों को कानून के ऊपर स्थान दिया। एक्चुअली मैग्ना कार्टा 1215 ईस्वी की घटना है, और इसमें राजा के ऊपर कानून को वरीयता दी गई। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, इसमें राजा को कानून के अधीनस्थ किया। अगला प्रश्न है कि इन शासकीय परिवारों में कौन सा क्रम सही है? हैनोवर, स्टुअर्ट, लंकाशायर, ट्यूडर, यॉर्क,
अगला ऑप्शन है लंकाशायर, यॉर्क, ट्यूडर, स्टुअर्ट, हैनोवर। फिर है यॉर्क, ट्यूडर, स्टुअर्ट, हैनोवर, लंकाशायर। अगला ट्यूडर, हैनोवर, लंकाशायर, स्टुअर्ट, यॉर्क। तो इसका जो सही उत्तर है वह ऑप्शन बी, पहले लंकाशायर था, फिर यॉर्क आया, फिर ट्यूडर, फिर स्टुअर्ट, फिर हैनोवर। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सवा स्कॉटिश सम्राट इंग्लैंड का राजा बना। ये प्रश्न थोड़ा सा सवा नहीं है, कौन सा स्कॉटिश सम्राट होना चाहिए था, और वो है जेम्स छठा जो वो था, यहाँ पे जेम्स प्रथम के नाम से शासक बना। तो स्कॉटिश सम्राट पूछ रहा है, तो स्कॉटिश सम्राट जेम्स छठा ही लिखा जाएगा, क्योंकि जेम्स छठा ही जब इंग्लैंड का राजा बना तो जेम्स प्रथम के नाम से बना। तो इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जेम्स छठा। अगला प्रश्न है इनमें किसका संबंध 1832 के पुनर्सुधार बिल से है। आयकर, महिलाओं के अधिकार, संसदीय अधिकार और व्यापार संघ। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, संसदीय अधिकार। अगला प्रश्न है कि इनमें कौन सा देश कभी भी ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा नहीं रहा। नाइजीरिया, सिंगापुर, जापान, साइप्रस। तो एक्चुअली जापान कभी भी ब्रिटिश साम्राज्य का अंग नहीं था, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जापान। अगला प्रश्न है कि विश्व के सबसे पुराने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन एंटी स्लेवरी इंटरनेशनल की 1839 में कहाँ स्थापना हुई थी। लंदन, कार्डिफ, एडिनबर्ग और बेलफास्ट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लंदन। लंदन में ही इसकी स्थापना किया गया था। अब अगले प्रश्न पर चलने के पहले मैं अपना अपील आपको दोहरा रहा हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से ही मुझे वो एनर्जी और उत्साह मिलता है, ताकि मैं अपने इस मेहनत भरे कार्य को आपके लिए करता रहूं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी क्रमवार सूची सही है। इसमें जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर्स हैं उन प्राइम मिनिस्टर के कार्यकाल के बारे में पूछा गया है। तो आप किताबों में देखेंगे सबके कार्यकाल आपको मिल जाएंगे। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो जो सबसे पहला जो तीसरा ऑप्शन है सी, वालपोल, ग्लैडस्टोन, एस्क्विथ, बाल्डविन और विल्सन, ये सही है। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, इसमें पहला और दूसरा ऑप्शन सही नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रिटेन का पहला प्राइम मिनिस्टर रॉबर्ट वालपोल था। तो सी और डी में से ही कोई सही ऑप्शन हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एक गलती इसने ये किया है कि ग्लैडस्टोन के पहले सेलिसबरी को दिया है ऑप्शन डी में, जो कि ये सही नहीं है। और जो सी ऑप्शन है जिसमें ग्लैडस्टोन, इसमें सेलिसबरी दिया ही नहीं है, एस्क्विथ दिया है। तो ये सही ऑप्शन है 231 का ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि इनमें किस युद्ध का समापन बैटल ऑफ बोसवर्थ से हुआ। 100 वर्षीय युद्ध, हेनरी अष्टम और बैरनों का संघर्ष, नेपोलियन का युद्ध, वार ऑफ रोजेज। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, वार ऑफ रोजेज। अगला प्रश्न है एक्ट ऑफ यूनियन 1707 के संबंध में कौन सी टिप्पणी सही है। इसने इंग्लैंड और वेल्स को एक किया, इसने आयरलैंड का इंग्लैंड का भाग बनाया, इसने स्कॉटलैंड और इंग्लैंड को एक बनाया, इसने नॉर्दर्न आयरलैंड को सृजित किया। तो ये इससे रिलेटेड प्रश्न इसके पहले भी बताया जा चुका है कि 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन जो आया था उसमें स्कॉटलैंड और इंग्लैंड की पार्लियामेंट एक कर दी गई थी। अगला प्रश्न है कि पुनर्सुधार से किस सम्राट का संबंध है। एडवर्ड चतुर्थ, एडवर्ड छठा, हेनरी अष्टम और एलिजाबेथ प्रथम। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, हेनरी अष्टम। हेनरी अष्टम ने ही अपने समय में बहुत सारा रिफॉर्म किया और इसका लाभ जो है ट्यूडर वंश के बाद के शासकों को मिला, खासकर एलिजाबेथ ने इसका भरपूर लाभ उठाया। अगला प्रश्न है कि 1834 में कौन सी ऐतिहासिक घटना घटी थी। ब्रिटिश साम्राज्य में दास प्रथा की समाप्ति, न्यूजीलैंड में ब्रिटिश उपनिवेश की स्थापना, ऑस्ट्रेलिया में ब्रिटिश उपनिवेश की स्थापना और भारत में ब्रिटिश उपनिवेश की स्थापना। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए कि ब्रिटेन में दास प्रथा की समाप्ति कर दी गई थी। अगला प्रश्न है कि अभी यूनाइटेड किंगडम या ग्रेट ब्रिटेन में कितने देश हैं। तो ये दोनों को बड़ा जो ब्रैकेट में ग्रेट ब्रिटेन लिख के थोड़ा कंफ्यूज करने वाला प्रश्न बना दिया गया है। जो यूनाइटेड किंगडम है उसमें इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्थ आयरलैंड भी है, लेकिन ग्रेट ब्रिटेन में नॉर्थ आयरलैंड को शामिल नहीं किया जाता है। तो अगर यूनाइटेड किंगडम पूछा जाए तो 4 कंट्रीज इसमें हैं, सिर्फ ग्रेट ब्रिटेन पूछा जाए तो उसमें 3 कंट्री शामिल है।
अगला प्रश्न है कि हेनरी अष्टम की कितनी पत्नियां थीं? 2, 3, 5, 6। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी 6। अगला प्रश्न है गौरवपूर्ण क्रांति ने किस राजा को विस्थापित किया? एडवर्ड द्वितीय, रिचर्ड द्वितीय, चार्ल्स प्रथम, जेम्स द्वितीय। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि अगर पिछले कई एपिसोड के प्रश्नों से अगर आपको ध्यान में हो, स्मरण में हो, तो आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि इसमें प्रश्नों का रिपीटिशन है, पुनरावृत्ति की गई है। और हमने बताया था कि जेम्स द्वितीय का कार्यकाल 1685 से 1688 ईस्वी है और 1688 में ही गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी, तो जेम्स द्वितीय को ही विस्थापित किया गया था। ये सही आंसर है ऑप्शन डी जेम्स द्वितीय। अगला प्रश्न है कि इंग्लैंड में फेबियन सोसाइटी की स्थापना डैश में हुई? 1881, 1882, 1883, 1884। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी 4 जनवरी 1884 को लंदन में सुधार के माध्यम से लोकतंत्र की स्थापना के लिए फेबियन सोसाइटी की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है कि आमतौर पर किसे प्रथम कार्यकारी वाष्प इंजन का आविष्कारक माना जाता है? जेम्स वाट, जेम्स हरग्रीव्ज, रिचर्ड आर्कराइट और थॉमस बेसेमेर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जेम्स वाट। हेनरी अष्टम ने डैश को इटली से बाहर निकालने के लिए होली लीग की सदस्यता ली थी? फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, रूस। तो छात्रों आप ये इसमें ध्यान रखेंगे कि इंग्लैंड और फ्रांस के बीच पूरे टाइम पीरियड में जितने वर्ष का आपको इतिहास पढ़ना है, अधिकांश दौर में ऐसा रहा है कि इंग्लैंड और फ्रांस के बीच मित्रता नहीं रही है बल्कि शत्रुता रही है। इसका कारण, जो मुख्य कारण था, वो धार्मिक वजह था। इंग्लैंड में प्रोटेस्टेंट मत के लोगों की संख्या ज़्यादा थी और फ्रांस में कैथोलिक मत के लोगों की संख्या ज़्यादा थी। इस वजह से दोनों के बीच हमेशा से मतभेद बना रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए फ्रांस, कि फ्रांस को इटली से बाहर निकालने के लिए होली लीग की सदस्यता हेनरी अष्टम ने लिया था। अगला प्रश्न है कि 1558 से 1603 के बीच किस ट्यूडर सम्राट का शासन था? मेरी प्रथम, हेनरी अष्टम, एलिजाबेथ प्रथम, हेनरी सप्तम। तो मैंने कई बार पिछले एपिसोडों में दोहराया है कि ऑप्शन सी एलिजाबेथ प्रथम इसका सही उत्तर है। उनका कार्यकाल 1558 से 1603 ईस्वी में तक है, जो भारत के समकालीन सम्राट अकबर के हैं। अगला प्रश्न है किस लड़ाई ने हेनरी ट्यूडर को हेनरी सप्तम बनाकर इंग्लैंड की गद्दी दिलाई? सेंट एल्बन्स का युद्ध, टेक्सबरी का युद्ध, टॉटॉन का युद्ध, बोसवर्थ का युद्ध। तो हमने कितनी बार इस प्रश्न का भी रिपीटेशन है, पीछे के एपिसोड में इसका भी आंसर दिया गया है कि बोसवर्थ का युद्ध, बोसवर्थ के मैदान में जो रिचर्ड तृतीय को पराजित करके हेनरी ट्यूडर ने हेनरी सप्तम के नाम से इंग्लैंड की गद्दी पे काबिज हुआ था, जो 1485 ईस्वी में की ये घटना है। अगला प्रश्न है कि हेनरी अष्टम का वैधानिक संतान कौन था? मेरी प्रथम, एलिजाबेथ प्रथम, एडवर्ड छठा और हेनरी की। तो एडवर्ड छठा उनका वैधानिक संतान था, क्योंकि उनके बाद हेनरी छठा ही ब्रिटेन की राजगद्दी पर आसीन हुआ था। अगला है कि 16वीं सदी में हेनरी अष्टम को डिफेंडर ऑफ फेथ की उपाधि क्यों दी गई? उसने इंग्लैंड के सभी मठों को बंद होने से बचाया, उसने 1509 में पोप को बचाया था, उसने संस्कारों और पोप के पद को बचाने के लिए किताब लिखी थी, वह विधर्मियों के शमन के लिए प्रसिद्ध था। तो इसका जो सही उत्तर है वह ऑप्शन ए, उसने इंग्लैंड के सभी मठों को बंद होने से बचाया था, खासकर तब जब मार्टिन लूथर ने इसके खिलाफ अपनी ज़बरदस्त आवाज़ उठाई थी। उस दौरान हेनरी अष्टम ने इस तरह का कार्य किया था, इसलिए उसको डिफेंडर ऑफ फेथ की उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न है कि आर्गोन की कैथरीन ने कब पहली संतान को जन्म दिया? 1511, 1514, 1512, 1508। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1511। अगला है हेनरी सप्तम के शासनकाल में डैश एक अंग्रेज वकील, विद्वान, लेखक, सांसद और चांसलर था? सर थॉमस मोर, जॉन मान, जॉन मिल्टन, फ्रांसिस बेकन। तो इसका जो सही उत्तर है वह ऑप्शन ए सर थॉमस मोर। अगला प्रश्न है कि हेनरी अष्टम की 6 पत्नियों की सबसे छोटी कौन थी? हावर्ड की कैथरीन, क्ले की एन, पर की कैथरीन, एन बोलीन। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए हावर्ड की कैथरीन। सबसे आखिरी में हेनरी अष्टम की शादी इसी से हुई थी। अगर आप पीछे के एक प्रश्न देखेंगे जिसमें पूछा गया था कि हेनरी अष्टम की कितनी पत्नियां थीं, तो उस प्रश्न को और 248वें प्रश्न को जब मिलान करेंगे तो पिछले प्रश्न का आपको उत्तर मिल जाता है कि इसी में लिखा हुआ है कि हेनरी अष्टम की 6 पत्नियों में, और वहाँ पूछा गया है हेनरी अष्टम की कितनी पत्नियां थीं।
अगला प्रश्न है, अपनी पुस्तक इंग्लैंड अंडर ट्यूडर स्टुअर्ट डैश ने लिखा है, ट्यूडरों का उद्भव मध्य युग की समाप्ति और आधुनिक युग का सूर्योदय था। ये पहले एपिसोड में ही इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है, यहाँ भी इसकी पुनरावृत्ति है और इसका सही आंसर है रॉबर्ट रोयंस, ऑप्शन ए। आज के इस एपिसोड का जो आखिरी प्रश्न है आपके समक्ष है कि थॉमस क्रॉमवेल के पतन का मुख्य कारण था हेनरी अष्टम का एन से विवाह करवाना, फ्रांस को राज्य के गोपनीय दस्तावेज बेचना, एनी बोलेन को महारानी मानने से इनकार और हेनरी अष्टम की हार्वर्ड की कैथरीन से विवाह करवाना। तो इसका जो सही उत्तर है कि हेनरी अष्टम का एन से विवाह करवाने का जो कार्यक्रम था, जिसमें पोप ने उसको तलाक, जो आर्थर की वाइफ जो कैथरीन थी, जो बाद में हेनरी अष्टम से उसकी शादी हुई थी, जब उसे तलाक दिलवाने में वो असफल रहा था, तो उसी परिस्थिति में थॉमस क्रॉमवेल का एक तरीके से समझिए कि पतन हो गया था। तो इस तरीके से जो 50 प्रश्नों का जो कोरम है, उस कोरम को हमने पूरा कर दिया है। अब आपको मैं एक बार फिर से अपने उस अपील को दोहरा रहा हूँ कि प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज़ हम जो आपके लिए प्रयत्न कर रहे हैं और उस प्रयत्न के लिए आपका जो फीडबैक है वो सब्सक्रिप्शन ही है, कमेंट है, और आप मैक्सिमम इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा छात्र इसको देखें, वही हमारे लिए फीडबैक है। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस इतना चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसको सब्सक्राइब करें, ताकि यह चैनल आपके जैसे छात्रों के लिए भविष्य में भी ये चलता रहे और उनको भी इसी तरीके का लाभ मिलता रहे। तो इस तरीके से आज 5वें एपिसोड में हमने प्रश्न संख्या 201 से लेकर 250 तक के प्रश्नों का उत्तर दिया है। अब आखिरी एपिसोड बच गया है, जिसमें हम 251 से लेकर 300 तक के प्रश्नों का उत्तर देंगे। आप इतने देर तक इस चैनल के साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।